हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हम लोग सब न्यूज़ में सुन रहे हैं, काफ़ी सुन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेके, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन को लेके। तो आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक को लेके आया हूं जिसे हमारे पीएम मोदी जी ने दिया था। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, एज ए कंट्री लेवल पे इंडिया का क्या स्टैंड है इस अभियान को लेके। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या स्टेप्स है, क्या रिफॉर्म्स इंडिया लेके आ रही है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके बात की जा रही है। तो इसके बारे में जानते हैं। अभी हम लोग वैसे भी काफ़ी सुनते भी आ रहे हैं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैंपेन और काफ़ी चालू रहा था। तो इसमें क्या होता है, कैसे गुड्स क्या होना चाहिए, कौन से हमें कंज्यूम करने चाहिए। तो इसको एक छोटी सी डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि हमारे देश में हमारे लोगों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम खुद बना सकें, ऐसी क्षमता होनी चाहिए हमारे देश में। इसी को लेके मेक इन इंडिया और ये आत्मनिर्भर अभियान को लेके आया गया है। अब इस आत्मनिर्भर अभियान में जो एक अभियान वर्ड जोड़ा गया है, इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें जो स्पेशल इकोनॉमी पैकेज दिया गया है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, इसी को लेके इसके वर्ड के नाम के लास्ट में अभियान या कैंपेन जोड़ा गया है। हमारी सोसाइटी में हर एक सेक्शन को लेके साथ मिलकर इस अभियान को चालू किया गया है। जैसे कि हमें पता है एमएसएमई सेक्टर्स या और भी काफ़ी लोगों को पैसा लोन देने की बात की गई है, तो जिससे हमारे देश की जो ग्रोथ होगी उसको इंक्रीज़ किया जा सके और देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। तो इसी को लेके ये सब बात और अभियान चालू किया गया है। काफ़ी सुना होगा कि इंडिया ने और ये आपने काफ़ी सुना होगा कि इंडिया ने अभी पाम ऑयल का जो इंपोर्ट होता था नेपाल से उसको कैंसिल कर दिया गया है, और वो भी अंडर द साफ्टा, ओवर द साफ्टा में। मतलब साफ्टा क्या होता है, एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था सार्क 2004 में। जब सार्क का सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद में, तब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ होंगी वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को विदाउट टैरिफ या टैरिफ फ्री में डायरेक्ट सेल कर सकती है हमारे मार्केट में। ये होता है साफ्टा। इसके अकॉर्डिंगली इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने रिसेंटली अभी नेपाल से पाम ऑयल के इंपोर्ट को कैंसिल कर दिया है। नेपाल लास्ट 3 ईयर से 2017 से इंडिया को पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। अब आप कहेंगे पाम ऑयल क्या होता है, तो पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि पाम फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में लार्जली ग्रोन होता है। इसके बहुत ही यूजेज हैं। इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि डोनट्स, चॉकलेट, शैम्पू से लेके लिपस्टिक, टूथपेस्ट, बहुत ही इंडस्ट्रियल यूज़ है। बिवरेजेस में, कोल्ड ड्रिंक में बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ है। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है रिफाइंड पाम ऑयल का। और नेपाल पिछले 3 साल से लगभग अपने कंट्री में 10 फर्म्स ओपन कर चुका है। पहले नेपाल होता क्या है, पहले नेपाल मलेशिया से क्रूड ऑयल लेता है, फिर उसको रिफाइन करके इंडिया को बेचता है और इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन के कंजम्पशन का फ़ायदा उठाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने सुना होगा कि मलेशिया ने यूनाइटेड नेशंस में जनवरी 2020 में आर्टिकल 370 को लेके इंडिया का वायलेशन कर दिया था, उसको गलत सलत बोला था। तो इंडिया ने पाम ऑयल के इंपोर्ट को रोक दिया, इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया और बोला कि इंडिया अब डायरेक्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराएगा। रिफाइन ऑयल अब इंडिया की कंपनीज खुद अपने यहाँ कर लेंगी। हमारी जो कंपनीज है उनको बिजनेस मिलेगा, उनका बिजनेस इंक्रीज होगा। और जो भी हमारी रिफाइनरीज कंपनीज होती हैं जैसे कि रुचि सोया, अडानी, विल्मार, इन सबको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो इंपोर्ट बैन होने के बाद भी फरवरी 2020 में नेपाल को बोल दिया गया, अलाउड कर दिया गया कि वो रिफाइंड पाम ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन रिसेंटली अभी जो वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है और बोला गया है अब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराएगा और रिफाइन अपने इंडिया में करेगा, जिससे हमारी कंपनीज को फ़ायदा मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके कि क्या रिफॉर्म किया गया है डिफेंस सेक्टर में लेके। डिफेंस हमारा बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडिया के, और जो इंडिया की जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 10% इन्वेस्टमेंट हमारे डिफेंस सेक्टर में ही होता है। और सबसे बड़ा इसमें भी जो सबसे बड़ा आर्मी पे एक्सपेंडिचर होता है हमारा। इंडिया अकॉर्डिंग टू सिप्री इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस प्रोडक्ट्स का, डिफेंस सर्विसेज का ऑल ओवर द ग्लोब। 2014 से लेकर 2018 के बीच में सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राफेल की, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का खर्च आया है, जिसको बाहर से मंगाया जाता है, हमारे इंडिया जो कि डेवलपिंग कंट्री है, हमें अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम डिफेंस में 10% अपनी GDP का करते हैं। तो इसको हमें कुछ ना कुछ कम करके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हम जो भी बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उसको इंडिया के अंदर ही बनाने की बात की जा रही है। सबसे पहले जो गुड्स रिलेटेड सर्विसेज होंगी, जैसे कि जो भी आइटम्स होते हैं गुड्स रिलेटेड, उनको डोमेस्टिक करने की बात की जा रही है। उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, जैसे कि हमारे स्पेयर पार्ट्स हो गए, मशीन गन्स हो गई, उनको डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा, बाहर इसका एक्सपेंडिचर बंद किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो खुद से एक अपना कॉर्पोरेट डिज़ाइन कर सकते हैं कि खुद ही अपने में लोग डिज़ाइन कर सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं FDI को लेके, कि जो हमारी FDI है, पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था उसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक रूट, जो कि पहले 49% था, अब उसको बढ़ाकर 74% पे अलाउड कर दिया गया है। मतलब कि बाहर से कोई भी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती है। हमारे डिफेंस सेक्टर में 74% तक सरकार से अनुमति लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। बस जो फॉर्मल वर्क्स है उनको ही किया जाएगा, फिर वो अपना निवेश कर सकती है। मतलब 74% इन्वेस्टमेंट अब FDI के थ्रू हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप को लेके, जो सिविल एविएशन सेक्टर को है। अब आप कहेंगे सिविल एविएशन सेक्टर क्या होता है? तो मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री एयरलाइन से रिलेटेड है, एयरलाइंस के मैन्युफैक्चरिंग, इनके फ्लाइंग को लेके, ऑपरेटिंग को लेके, मेंटेनेंस को लेके, उस इंडस्ट्री को हम एविएशन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसमें जो रिफॉर्म किया गया है वो एयर स्पेस को लेके किया गया है। अभी जो हमारा इंडिया का जो एयर स्पेस है वो सिर्फ 60% है, 60% एयर स्पेस अवेलेबल है हमारी कंट्री में। अब इसको बढ़ाने की या इसको एयर स्पेस फ्री करने की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा, हमारे फ्यूल में रिडक्शन आएगा, टाइम भी बचेगा, एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। और सिर्फ एयर स्पेस क्रिएट करने से जो हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि जो उसे टोटल बेनिफिट होगा वो 1000 करोड़ पर ईयर तक का होने की अनुमान है। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि 6 एयरपोर्ट की बिडिंग की थी PP मॉडल के बेसिस पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे, जिसमें से 3 एयरपोर्ट की बिडिंग हो भी गई है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से सरकार को इस वक्त जो 3 एयरपोर्ट की बिडिंग की है उससे 540 करोड़ का मुनाफा होता है। और अगर वो पूरे 6 एयरपोर्ट की बिडिंग कर देता है तो उसे ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक का फ़ायदा हो सकता है। इसी को लेके गवर्नमेंट का कहना है कि वो सेकंड और थर्ड राउंड की भी बिडिंग करेगा, जिसमें 6 एयरपोर्ट्स को वो प्राइवेटाइज करने की या फिर प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। अब चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया को ग्लोबल हब बना रहा है, इंडिया टू बिकम ग्लोबल हब फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल, जिसको हम लोग ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है हमारे सिविल एविएशन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं MRO। होता क्या है कि जो हमारी एयरलाइंस है इसमें इतनी बड़ी बड़ी उड़ानें होती हैं, इसके द्वारा वहाँ की जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश में मेंटेनेंस और रिपेयर बहुत ही कॉस्टली है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी कई फ़्लाइट्स सिंगापुर जाती हैं रिपेयर होने के लिए, मेंटेन होने के लिए। तो इसके लिए सरकार, जो कि अभी मतलब मार्केट हमारे इंडिया में 800 करोड़ का है, इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ करने की बात कर रही है। टैक्सेस को कम किया जाएगा, आने वाले 3 सालों में 2000 करोड़ का मार्केट बनाने की बात की जा रही है। तो हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस कहीं ना कहीं काफ़ी कम होंगे, काफ़ी रिडक्शन में जाएंगे। तो ये था पूरा वीडियो कि एज ए कंट्री लेवल इंडिया का क्या स्टेप है आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेके। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।